लास्ट हमने कहां तक पढ़ा था? वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख लिया था हमने, फॉर्मूला लिख लिया था। एक क्वेश्चन लिखेंगे, अ फोर्स F has magnitude of 15 Newton, 15 Newton, full stop. Direction of force is at 37 degree, at 37 degree from negative x-axis towards the positive y-axis. Represent, full stop के बाद represent F in terms of I cap and positive y-axis, full stop. Represent force vector यानी F represent force in terms of I cap and J cap. वहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है? 37 डिग्री। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं पहले 30 डिग्री के लिए, क्योंकि आपको इसकी वैल्यूज नोन है, साइन और कॉस की, उसकी नहीं नोन है, तब मैं जाऊंगा उस पर। पहले मैं 30 के लिए सॉल्व कर रहा हूं। तो कितना दिया हुआ है? 15 न्यूटन। कहां से कहां दिया हुआ है? पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और 30 डिग्री बोला मैंने, है ना? मैं 30 डिग्री के लिए सॉल्व कर रहा हूं। अब अगर याद किया हो पीछे, तो ये याद आएगा, आर एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड आर वाई इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा, लास्ट क्लास, where Rx is what? This. Ry is what? This. बट यहां पर ये फोर्स है, तो ये फोर्स का y कंपोनेंट हुआ ना, Fx हो जाएगा ना। अच्छा, एक बात मैं लास्ट क्लास में बतानी भूल गया था कि ये अगर R है और ये Rx है और ये Ry है, तो ये यहां पे जब शिफ्ट हुआ तो वही पाइथागोरस वाली बात, बाय लेंथ। तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, अमाउंट निकालना है, अमाउंट, तो वही पाइथागोरस फॉर्म, अंडर द रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। अगर जेड होता तो आर जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आपने क्या बताया? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ये तो पता ही है, लेकिन स्टिल लिख लेना, क्योंकि इसका यूज है। आई नो, ये पता है, बेसिक सी बात है। वो जो तुम बात कर रहे हो ना, वो डाउट अभी खत्म होगा एडिशन रूल्स में। यहां से तो ये वही बात कर रहा है जो तुम डाउट लेके आया था, कि इनको ऐड करोगे तो वो मिलेगा और उनको ब्रेक करेंगे तो एक्स और वाई। इस बात का मतलब क्या है? आओ पहले इसको देखते हैं, एडिशन रूल्स में देखेंगे वो डाउट हम। एफ एक्स क्या? हाँ भाई, ये हो गया होगा। अब सुनो, उसके अकॉर्डिंग एफ एक्स कितना? एफ कॉस 30। एफ वाई कितना? एफ साइन 30। 60 नहीं भाई, इसी को लेना। हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ, वो जी, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो थीटा यहीं से आता है। ठीक है, अब f cos 30 कितना हो गया? cos 30 कितना हो गया? √3/2f। ये कितना हो गया? 1/2f। ठीक है, तो और निकालने को क्या बोला था मैं? रिप्रेजेंट फोर्स इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। तो एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे लिखता था पिछली क्लास में? आर वेक्टर इज इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, और आर एक्स ये है, आर वाई ये है। अब इधर आ जाओ, अगर मुझे एफ वेक्टर को ऐसे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? √3/2 एफ आई कैप प्लस f/2 जे कैप। फाइनल आंसर। यानी हमने क्या किया? हमने एक वेक्टर को उसके दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया।
तेरा आंसर क्वेश्चन वही है, अभी भी मुझे पता है कि इनको ऐड करके ये थोड़ी मिलेगा। हाँ क्या कर लो, लिखने का काम ना जो बोर्ड पे आ रहा है वो साथ साथ रखो, ठीक है। एफ तो दिया हुआ था भाई क्वेश्चन में, 15 यहाँ रख लेना भाई, तो जो कैलकुलेट होके आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ 20। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहां पर हम वेक्टर को ब्रेक करना सीख रहे हैं, और वेक्टर कौन सी क्वांटिटी जो वेक्टर है वो ठीक इसी तरह ब्रेक होती है। अब कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, पूरी मैकेनिक्स में फोर्स ऐसे ब्रेक होगा, और एंटायर 11th का फर्स्ट हाफ मैकेनिक्स ही है, इवन सेकेंड हाफ भी मैकेनिक्स है, बट देखो पूरा सेक्शन कैसे डिवाइड होता है 11th का। स्टार्टिंग में आप पढ़ते हो पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट मैं जरा ब्रेक कर रहा हूं पूरा सिलेबस आपका। पॉइंट ऑब्जेक्ट, फिर आप पढ़ते हो रिजिड बॉडी कैसे मूव करती है। पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है ये पढ़ोगे स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर में। देन रिजिड बॉडी मूव कैसे करती है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। देन उसके बाद में मैटर की स्टडी शुरू होगी। मैटर बोले तो सॉलिड्स, सॉलिड्स में बहुत कुछ पढ़ने को है। देन फ्लूइड्स बोलेंगे, फ्लूइड्स, ठीक है ना। फ्लूइड्स में दोनों आ गए, लिक्विड एंड गैस। फिर गैस की मैकेनिक्स देखते हैं फर्दर, फिर गैस की भी मैकेनिक्स देखते हैं फर्दर, जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो कुल मिला के पूरी जो बुक है क्लास 11th की वो मैकेनिक्स ही है। पहले 5-6 चैप्टर में आप पॉइंट ऑब्जेक्ट की मोशन देखोगे, ट्रक जा रहा है लेकिन यहां पे बनाएंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, प्लेन जा रहा है यहां बनाएंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, हम उसको इस तरीके से पढ़ते हैं। फिर हम बाद में थोड़ी प्रैक्टिकल सिचुएशन पे आते हैं कि ट्रक है तो ट्रक का मास होगा, कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम होगा। जब ये समझ आ जाए तो तब ये समझ आएगा। फिर ऐसा ही थोड़ी है कि सब कुछ मूव कर रहा है, कि जो चीज मूव कर रही है उसी पे फोर्स लग रहा है क्या, ऐसा थोड़ी है। अगर मैं बैठा हूं मेरे पे तुम 50 किलो रख दो, मैं मूव नहीं कर रहा, क्या मुझे फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स तो लग रहा है। तो यानी कि मैटर कैसे सस्टेन करता है फोर्स को, मैटर में पढ़ेंगे। फ्लूइड, सॉलिड एंड गैस, थर्मोडायनेमिक्स एंड सिलेबस, ये सब पढ़ना है बहुत डिटेल में। और अभी फिलहाल आते हैं, पर इनको पढ़ने के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए, वही टूल्स चल रहे हैं, लेकिन ये है तो चैप्टर के अंदर। अच्छा ये 30 हो गया ना। अब सुनो 37 डिग्री और 53 डिग्री, ये वाला ट्रायंगल जान लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन तुम मुझे करके देना। 37 था आई नो, पर मुझे मालूम है वो 53 भी दे देंगे कई बार, स्कूल में नहीं देंगे, लेकिन जो मेरे डीपीपीज है उसमें मिल जाएगा तुम्हें, तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। याद रखने का तरीका, आपने कभी पाइथागोरियंस ट्रिपलेट ये नाम सुना होगा कि 3 4 5 ऐसे ऐसे बनता है कुछ है। देखो अगर ये 53 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये 90 होगा और ये 37 होगा। भाई ये वाला ट्रायंगल थोड़ा फेमस है फिजिक्स की दुनिया में, इसलिए हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। और ये अगर 37 है, ये 90 है, तो ये 53 होगा। अब एक याद रखने के लिए बात बता रहा हूं जिससे आपके क्वेश्चन करने की स्पीड मिले आपको, देखते रहना, चल रही है ना स्क्रीन, क्लियर है एकदम, हाँ, ठीक है। 53 में ध्यान रखो, देखो ऑब्वियसली 3 4 5 अगर तुम्हें दिमाग में आ रहा हो तो हर साइड ये होती है, तीनों साइड। जो सबसे मेजर साइड है वो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज होती है, 5 है, बची 3 और 4। अब ध्यान रखो जो 53 है ना, उसके उसी की जो दोनों कोरेस्पॉन्डिंग साइड होती है वो 5 और 3 होती है। याद रखने का तरीका, अगर ये है 53 तो इसके लेफ्ट हैंड साइड 5 और इस साइड 3,
सबसे बड़ा एंगल है तो राइट, और सबसे बड़ा angle ऑपोजिट वाला 4, और अगर ऐसे ये 53 है तो ये 5 और ये 3 ये 4। अब सिंपल यहां से साइन कॉस 10 सब निकल जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोले साइन 53 निकालो तो परपेंडिकुलर 4 अपॉन हाइट 5, 4/5 इज साइन 53, 4/5। अगर ये cos 37 बोले कोई यहां से निकालने को तो बेस अपॉन हाइट साइन 37 बोले निकालने को तो। अब तुम्हें पता है वो क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट वाला। सर बट हर एक ट्रायंगल का डायमेंशन सेम थोड़ी होगा। ये रेशोस पे बात आती है, अभी तो ट्रायंगल में कंफ्यूज हो रहा है क्या? सर मतलब हर पाइथागोरियन ट्रिप्लेट का रेशियो ऐसा ही होगा। नहीं, ये पर्टिकुलर का दिया हुआ है। मतलब 53 और 37 डिग्री। हाँ, ये उसी का दिया, पर्टिकुलर का दिया हुआ है, सबका थोड़ी होगा ऐसे। ठीक है, हाँ तो क्वेश्चन यूं का यूं है, कितना था f 15 37 fx fy fx कितना 15 cos 37 15 sin 37 cos 37 4/5 4/5 15 into 4/5 12 न्यूटन। Fy कितना sin 37 कितना 3/5, तो 15 into 3/5 339 9 न्यूटन। 12 न्यूटन नेगेटिव एक्स एक्सेस में, 12 i cap plus 9 g cap। हाँ 12 न्यूटन आई कैप नहीं, नेगेटिव आई कैप, बिकॉज इस डायरेक्शन में। हमने पहले भी अगर ऐसे किया तो वो मिस्टेक है, इस डायरेक्शन में। प्लस 9 न्यूटन पॉजिटिव, सर 12 i cap minus 9 g cap। ये 9 आ रहा है ना, तो ये 9 पॉजिटिव जे में हुआ ना, और क्या नेगेटिव आ रहा है, 12 नेगेटिव आ रहा है ना। दिस इज द आंसर। अब इसका ठीक उल्टा दे रहा हूं क्वेश्चन, कोई नहीं, देख लो ठीक उल्टा। एक क्वांटिटी लिख रहा हूं, ए वेक्टर इक्वल्स 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। आप ये ए वेक्टर है, आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताना है क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिया था, वेक्टर बताना था। इस क्वेश्चन में वेक्टर दिया है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना है। आई कैप और जे कैप कुछ और नहीं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स में और वाई में। अब तुझे एक क्वेश्चन का आंसर मिलना शुरू हुआ कि क्यों मैं 90 डिग्री पे ही ब्रेक कर रहा हूं, क्योंकि आई कैप और जे कैप मुझे नोन है कि आई ऐसा ही होगा और जे ऐसा ही होगा। इसके अलावा बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स है भाई, अगर उस पे गए तो वो मैथमेटिक्स और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। लेट इट बी लेफ्ट फॉर योर मेन इंजीनियरिंग और हायर स्टडीज। हम अभी इस पे और इस पे सारी पढ़ाई कर लेंगे, ठीक है। सर तो इसका मतलब कि i cap इज x एक्सिस पर पॉजिटिव x होगा, नेगेटिव y होगा, यानी राइट, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। वेरी गुड। कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे बेटा, 6 आई कैप 1 2 3 4 5 6 6 माइनस 8 1 2 3 4 5 6 7 8 नेगेटिव 8। यहां कहीं हमारा वेक्टर है, पकड़ा गया, वेक्टर पकड़ा गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? वी नो दैट अंडर द रूट
6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सॉल्व करो। डायरेक्शन ये कितना हो गया? 36 प्लस 64, 100 अंडर रूट 100 is 10 unit. This length is total 10 unit. ये लेंथ का साइज 10 यूनिट आया है। डायरेक्शन क्या होती है? एंगल। एंगल मीन्स दिस। डोंट यू नो द साइज ऑफ दिस? 8, this is 8, this is 6, 10 theta perpendicular over base। सही है? 10 theta perpendicular is 8, base is 6। ओ 4/3 देखा देखा लग रहा है। 4/3, 4 this is 3 राइट। तो यानी ये 4 हुआ, ये 3 हुआ, तो ये कौन सा है जी? 53। एंगल कितना है वो पूछा था, 53। तो ऑब्वियसली ये 5 होगा, तो ये 53 डिग्री आंसर। देखो इसीलिए वो एंगल बताया था, क्योंकि भाई अब ऐसे तो सोचो कि बहुत सारे एंगल होते हैं ना, लेकिन ये थोड़ा सूट बैठता है ट्रिपलेट पे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूं। Write down, resolve a weight of 10 Newton, a weight of 10 Newton in 2 directions। लिखते चलो क्वेश्चंस को, ठीक है। रिजॉल्व अ वेट ऑफ 10 न्यूटन इन 2 डायरेक्शन which are parallel and perpendicular to a slope, which are parallel and perpendicular to a slope inclined at 30 degree to the horizontal, inclined at 30 degree to the horizontal। टेक योर टाइम, लो 2 मिनट, सोचो क्वेश्चन को। करेंगे रिजॉल्व अ वेट ऑफ कितना? 10 न्यूटन इन 2 डायरेक्शंस। ये एक वेट बना दिया मैंने। 5√3 आ रहा है। पता नहीं, चेक करना। अब जब मैं कर रहा हूं तब देखो कितना वेट है बॉडी का? 10 न्यूटन। वेट हमेशा नीचे की तरफ। कितना एंगल दिया है? 30। अब मैथमेटिक्स, अगर ये लाइन 30 बना रही है इससे, एंड इंक डालनी पड़ेगी, तो ये लाइन भी कैसे बनाएगी? 30 बनाएगी, ठीक है। और अगर ये 30 बना रही है, तो ये लाइन कौन सी हो गई? 90 डिग्री हो गई इस सरफेस से। इस सरफेस से 90 डिग्री हो गई, ये लाइन 90 डिग्री हो गई। यहां से ले लेता हूँ, कंफ्यूजन 90 डिग्री हो गई। और अगर ये 30 है, तो ये एंगल कितना होगा? ये टोटल 90 है, ये 30 है, तो ये 60 नहीं हुआ। ये टोटल 90 है, अच्छा हाँ, ये 30 हो तो ये 60 होगा। नेक्स्ट, ये 90 है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा। ठीक है, इसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होता है, लेकिन इसे लॉज ऑफ मोशन में नाम लूंगा मैं इसका। अब एक बात ध्यान रखो हमेशा, इन शॉर्ट, जितना एंगल यहां पर होता है ना, हमेशा उतना ही एंगल ये बॉडी इसके नॉर्मल के साथ बनाती है। ये हमेशा होगा।
मैंने अभी समझाया कि कैसे होगा, लेकिन आगे से ये सब करना नहीं है, ये हमेशा होगा। तो डायरेक्टली यहां पे 30 लिखेंगे आगे से। जितना यह एंगल होगा ना इस वेक्टर से या इस लाइन से, ये लाइन कौन है, इससे परपेंडिकुलर, क्या बोला, पैरेलल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन को नॉर्मल बोल सकते हैं, दैट्स व्हाई अ फोर्स एग्जिस्ट माय डियर इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। लेकिन पढ़ेंगे जब लॉज ऑफ मोशन आएगा, अभी नाम नहीं जानते हम उसका, अवॉइड, अभी सिर्फ नाम नॉर्मल बोल दें बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर। ये अगर 10 न्यूटन है और ये एंगल 30 है तो ये 10 cos 30 हो गया। क्या तुझे इसमें कोई डाउट है? अगर ये 10 cos 30 है तो इसे 90 डिग्री पर 10 sin 30 हो गया। मैंने पिछला ही केस कर रहा हूं, बस टिल्ट किया है मैंने थोड़ा सा। अगेन सुन ध्यान से सुन, आंसर आ जाएगा तुझे। ये आर होता था, ये आर एक्स होता था, ये आर वाई होता था, एंगल ये वाला लेते थे, तभी मैं इसको क्या बोलता था, आर एक्स को आर कॉस थीटा, और इसको क्या बोलता था, आर साइन थीटा। ध्यान रखना, फास्ट सॉल्विंग के लिए बता रहा हूं, रीजनिंग भी रहेगी हमेशा। एंगल जहां से लेंगे ना, एंगल जहां से लेंगे हमेशा कॉस वही साइड रहती है। अगर ये वाला एंगल होता ना, लेट्स से अल्फा, तो ये हो जाता आर कॉस अल्फा और ये हो जाता आर साइन अल्फा। एंगल जहां से लेंगे ना, जहां से एंगल लेंगे वही साइड हमेशा कॉस रहेगी। बार बार प्रूफ करने का टाइम नहीं होगा तुम्हें, क्वेश्चन क्योंकि कुछ और डिमांड कर रहा होगा, तुम इसमें उलझे रहोगे। लेकिन ये आज ही समझ लेंगे कि ऐसा हमेशा होगा, हमेशा होगा। तो अब ये शॉर्ट रह गया कि यहां से एंगल लिया है ना, यहां से तो ये क्या हो गई, कॉस वाली साइड हो गई। और इससे ठीक, इससे 90 डिग्री पर ये थी ना, तो इससे ठीक 90 डिग्री पे 10 sin 30। तो पैरेलल टू द प्लेन कौन सा कंपोनेंट है, 10 sin 30। परपेंडिकुलर टू द प्लेन कौन सा कंपोनेंट है, यू नो द वैल्यू ऑफ cos 30 एंड sin 30 एंड हियर इज द आंसर। sin 30 1/2 means 5 न्यूटन। आंसर, पैरेलल टू द प्लेन इज 5 न्यूटन, पैरेलल टू द प्लेन इज 5 न्यूटन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज cos 30 कितना, √3/2, तो 5√3। आंसर तेरा यही आया होगा, हो सकता है, लेकिन रीजनिंग आपको करेक्ट करनी है। बहुत बार होता है बेटा आंसर सही आ जाता है, 4 ऑप्शन वाले में तो हमेशा ही होगा कि आंसर तुम्हारा कुछ ना कुछ आ ही जा रहा होगा। मैं थोड़ा एसी का टेम्परेचर ठीक कर लूं, गर्मी सी हो गई है। ठीक है, टेक योर टाइम, करो, फास्ट किया करो, लिखने का काम फास्ट। देखो लिखने के लिए पूछो मत, आप नया सीख रहे हो। मैं अपनी वीडियोस की स्टार्टिंग मैंने एक लाइन लिखी है कि इफ यू आर ओनली अ लिसनर हियर देन यू आर ऑडियंस। बट या तो अपने आप के ब्रेन को कुछ और समझते हैं, तो इसलिए नोटबुक और पेन लेके बैठना है इनके लिए। लिखे बिना नहीं आएगा किसी भी तरीके से। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, हाँ आप ये करो, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक फोर्स है 8 न्यूटन, रिजॉल्व इट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। Question is this, Force is equal to 8 newtons. right? हेलो हेलो, हाँ जी, मैं एक सेकंड, मैं आपको, मैं तुरंत कर रहा हूँ, मैं एक सेकंड बस, दिमाग से निकल गया जी। सर हमें तो सिर्फ फोर्स दे रखा है, मतलब एंगल ही नहीं दे रखा।
एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। फोर टू फोर लेट्स सॉल्व इट। कितना आ रहा है? दोनों में फोर सही है, बढ़िया, सीख गया। जब प्लेन घूमने शुरू होते हैं ना तब थोड़ा इशू होता है। कितना ये कितना दिया था? 8 न्यूटन 45 डिग्री। ये दोनों ब्रेक करने हैं ना, तो 8 cos 45, 8 sin 45, sin 45 बोले तो 1/√2, √2, 1/√2। बिल्कुल सही। कितना आंसर आ रहा है भाई? 4√2, 4√2 आंसर। फेयर इनफ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ component of vectors. Obtain the magnitude of this if a vector is equals to I cap plus j cap minus 2k cap and b vector 2I cap minus j cap plus k cap। हिंट दूं? क्या करना है? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सर पहले ये ए और बी पहले ये निकालें तो कि ये दिखता कैसा है। तो ए की वैल्यू को इसमें रखो और बी की वैल्यू को इसमें रखो। चलो करो। 2I कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप माइनस 3b को रखो 2I कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, राइट। करो मल्टीप्लाई। 2I कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप माइनस 6I कैप प्लस 3j कैप और माइनस 3k कैप। चेक करो। हो गया? अब देखो, चलो सॉल्व करो। ये और ये -4I कैप बहुत बढ़िया। आगे +5j कैप आगे -7k कैप। एंड हियर इज योर आंसर। अब क्या करना है तुम्हें? ये तो आ गया इसका वेक्टर। अब इसका मॉड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड अंडर द रूट इसका स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, -7 क्योंकि हमने पढ़ा है ये, कर दो जो भी आएगा आंसर। तो सर अगर 3 डायमेंशंस हो तो हम तीनों डायमेंशंस का फोर्स निकालेंगे। तो अभी तो हमने 2 डायमेंशंस यहाँ तो 3 है, तो अब हम तीनों का निकालेंगे। दे सकते हैं ना। देख क्वेश्चन में दे तो दिया।
है ना? 16 plus 25 16 + 25 plus + 49 90 √90 आंसर। क्यों जाना है इतना ही, छोड़, कोई परेशानी नहीं है बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आते हैं कि वेक्टर्स का एडिशन कैसे होता है, ऐड करना। अभी तो क्या हुआ ना, ब्रेक करना। अब क्या पढ़ेंगे, ऐड कैसे करते हैं। अगर दो वेक्टर है तो एक वैल्यू दोनों को ऐड हाँ, ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। जैसा आपने पिछली क्लास में हाँ, रूल्स। अच्छा, यहाँ एक डेरिवेशन है जो स्कूल में आती है, छुपी हुई है, करेंगे। डेरिवेशंस को लेके अलर्ट रहो। और मैं अभी से एक सजेशन दूंगा, अगर आप स्कूल में हो तो जो आंसर की वाली शीट्स होती है ना, स्कूल में मिलती है आंसर की के लिए, एक ऐसा कहीं से मंगा लो पूरा। ब्लिंकिट पे भी मिल जाता है, नॉर्मल भी मिलता है। उसको नाम दो डेरिवेशंस लिस्ट। चैप्टर का नाम डालो, हर एक चैप्टर में अभी जो स्टार्ट हो रहे हैं, एक डेरिवेशन होगी, दो डेरिवेशन होगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखो, डेरिवेशंस लिखो, चैप्टर वाइज। नेक्स्ट चैप्टर पे आए, फोर्थ चैप्टर, चैप्टर 4 में 3 डेरिवेशन है, लिख डाली लाइन से, सिर्फ 3 डेरिवेशन, ना न्यूमेरिकल, ना थ्योरी, ना क्वेश्चन, कुछ नहीं। ठीक है, नोट्स में तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, वहां पे सिर्फ डेरिवेशन। चैप्टर 5 में 5 डेरिवेशन आएंगी, तो 5, पहली का नाम डेरिवेशन, दूसरी का नाम डेरिवेशन, और स्टार्टिंग में कंटेंट लिस्ट बना दी कि ये डेरिवेशन यहां पर है चैप्टर में। एंड के लिए ना तुम बहुत बड़ी हेडेक से पहले ही खत्म हो जाओगे। बहुत बड़ी हेडेक है बच्चों के लिए डेरिवेशंस याद करना, क्योंकि वो आएंगी। ठीक है ना, स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। तो ये करना है, मैं चेक करूंगा, अब से करना शुरू कर देना। तो हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है भाई, नाम से क्या पता चल रहा है, वेक्टर्स को ऐड करना है। बेसिकली रूल्स होते हैं कुछ ऐड करने के, रूल्स। रूल्स देखिए, वो ग्रीन बार पर दिख रहा है क्लियर? सर दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा लाइट। थैंक यू। रूल्स, why red? Because red has minimum deviation. क्लास फिजिक्स क्लियर दिखता है दूर से। रूल्स, तो रूल नंबर 1, पैरेललोग्राम, मैंने शॉर्ट में लिखा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, रूल्स, रूल नंबर 1, इसको सीखेंगे। सेकेंड रूल इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन दो ही है, इसी का एक एक्सटेंशन होता है, अलग से कुछ नहीं है, वो एक्सटेंशन है इसका, जिस कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी का एक्सटेंशन है बेसिकली। ये दोनों एक ही बात बताते हैं, बट ये थोड़ी बड़ी पिक्चर को दिखाता है, छोटी पिक्चर को। आते हैं, सबसे पहले से यहां से शुरू करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक्सटेंशन क्या है? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, चले। तो सबसे पहला पैरेललोग्राम लॉ,
ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको हम देखते हैं। ध्यान से देखना बेटा, और अभी यहाँ से ना साथ साथ कॉपी भी करते चलो और ध्यान से देखो भी, डेरिवेशन भी है क्योंकि ये ऐसे सोचो, मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूं ये कि मुझे इस कॉर्नर से एक रोप आई, उसने मुझे ऐसे बांध लिया मेरे हाथ को यहां से, और इस कॉर्नर से एक रोप आई, उसने मुझे ऐसे बांध लिया। अब दोनों ने मुझे खींचना शुरू किया, तो मैं पहले ऐसे 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 होता चला जाऊंगा, फिर उसके बाद क्या होगा, अगर उनके पास बहुत फोर्स है तो मेरे को उठाने लग जाएंगे। देखो फोर्स वहां से है, फोर्स यहां से है, लेकिन मैं किधर जा रहा हूँ? तुम्हें ऐसा लगता है? सर आप ठीक से कंटिन्यू वो हो सकता है, लेट्स से मैं कोई हल्की बॉडी हूं तो फिर ऊपर जाऊंगा। वो 10 न्यूटन लगा रहा था, लेट्स से ये 10 न्यूटन लगा रहा है, मेरे हाथ ऐसे खुलते जा रहे हैं, तो इधर जा रहा हूं मैं, मतलब इधर भी लग रहा है इधर भी लग रहा है, क्या मुझे 20 न्यूटन फील हो रहा है? तो ये नहीं कैसे बोला, और इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है कि सर मुझे फील हो रहा है कि 20 नहीं हो रहा है? यही है तुम्हारा रीजन और कुछ? यही है ग्रेविटी भी तो नहीं? इन दोनों की वजह से जो मुझे इफेक्ट फील हो रहा है। वैसे सर क्योंकि आप एक की तरफ नहीं खींच रहे हो तो कैंसिल आउट हो सकते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते तो मेरी मूवमेंट तो होती ही नहीं। अगर फोर्सेस कैंसिल हो रहे हैं तो बेटा सबसे पहला इफेक्ट है कि बॉडी रेस्ट पे रहेगी, लेकिन मैं तो जा रहा हूं, मतलब ये दोनों जो 10 और 10 खींच रहे थे मेरे ऊपर 20 एटलीस्ट नहीं है। अब तुम बोलो कैसे, यहाँ पे ये वेक्टर आपने 10 और 10 सिंपल ऐड कर दिया ना, क्या आपने इन दोनों फोर्स के बीच के एंगल को देखने की कोशिश की? नहीं, मैटर करता है ये। इस तरीके से मैं आपको पहले बोल रहा था कि अगर दो वेक्टर ऐड होंगे तो ये तीसरा आएगा, तो ये रूल बताएगा कि कैसे ये ऐड होंगे। बात समझ आ रही है? अभी बताऊंगा। तो अब हमारे पास दो क्वेश्चन है कि सर आपको फोर्स के, ये रहा मैं, ठीक है ना, ये रहे मेरे दोनों हाथ, और ये पुल्ली लगी हुई है, और यहां से ये तू है जो इसको खींचने में लगा हुआ है, और यहां से हमारा वो एक और भाई है वो यहां से खींचने में लगा हुआ है। लेट्स से कोई सजा दी जा रही है काइंड ऑफ, ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, क्या मुझे 20 न्यूटन फील हो रहा होगा? क्वेश्चन नहीं, तो नहीं तो रीजन दो सर। तो मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन कि नेट फोर्स कितना फील हो रहा है ना? सेकंड क्वेश्चन, क्या मैं एकदम स्ट्रेट जाऊंगा? क्या मैं थोड़ा सा टिल्ट होके जा सकता हूं? अगर मैं इन फोर्सेस को चेंज कर दूं तब तुम कह सकते हो, तब तुम्हारा कहना हो सकता है कि सर थोड़ा टिल्ट होके जा सकते हो। अगर मैं टिल्ट हो रहा हूं, लेट्स से ये 10 की जगह 11 कर दिया, अब मैं टिल्ट हो रहा हूं, तो मैं एग्जैक्टली कितने एंगल पे जा रहा हूं ये हमें अभी तक निकालना नहीं आता। तो यानी कि सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में कि डायरेक्शन क्या होगी उस नेट फोर्स की, क्योंकि बॉडी तो उधर ही जाएगी। दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में, दोनों क्लियर है कि क्वेश्चन क्या है पहले वो क्लियर करो, आंसर पे बाद में आएंगे। क्वेश्चन क्लियर है ना? हमें इस एक्सप्रेशन के थ्रू इन्हीं दोनों क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है? चलो लेट्स डू दैट। इस पिक्चर को बनाना हो बनाना, नहीं बनाना हो रब कर देना, मैं रब कर दे रहा हूं। तो थोड़ी सी ये तो समझाने के लिए था, थोड़ी ऐसी पिक्चर बनाए जिसको बना सकते हो स्कूल में भी, है ना? ऐसे ये सब किलिंग मशीन नहीं बनाना। लेट्स से कि यहां पर भाई अभी तक मैंने फोर्स का नाम लिया था, फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, मोमेंटम भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक, बहुत सारी वेक्टर्स है, तो मैंने इसको ऐसे सिंपल क्यों बोल दिया, चलेगा? इसको मैंने सिंपल ऐसे पी बोल दिया। देखो मैंने एक और डिफरेंट केस अज्यूम किया है, यहाँ पे कोई बॉडी है, उसको कोई इधर से खींच रहा है और कोई इधर से खींच रहा है, क्या वो पी प्लस क्यू ऐड होगा? सिंपल कांट से। क्या वो एकदम बीच में जाएगी या थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे? कांट से। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही था कि मैग्नीट्यूड नहीं पता और डायरेक्शन नहीं पता, किसकी? नेट फोर्स की या रिजल्टेंट की, कहना इसे रिजल्टेंट, रिजल्ट की डायरेक्शन और
मैग्नीट्यूड नहीं पता। ठीक है, अब नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि कहीं बीच में ही जाएगा। मैं एग्जैक्ट बीच में नहीं बोल रहा हूं, कहीं तो जाएगा बीच में। और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, लेट्स से थीटा। और इस रिजल्टेंट के साथ एंगल कितना आया, लेट्स से अल्फा। मुझे पता नहीं है ना, मैं नाम दिया है, बस नाम तो दे सकता हूं। इस क्यू को अगर मैं यहां उठाऊंगा तो ये क्यू ऐसा बन सकता है क्या, और इस पी को ऐसे ले जाऊं तो ये पी बन सकता है क्या, लेट्स से पी। सुनना है ना, ये राइट, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये पी है तो ये पी कॉस थीटा बोल दूं। पी है या थीटा है तो पी कॉस थीटा बोल दूं। साइन होगा जहां से एंगल लेते हैं वो साइड हमेशा कॉस रहती है। सर, पी ऊपर है, एंगल नीचे से लिया है तो साइन। ये आर है, ये थीटा है, ये कितना होता था, आर एक्स कितना होता था, और ये आर वाई होता था। फिर इसको यहाँ शिफ्ट करते थे, भूल गया पिछली क्लास। आर बाय साइन थीटा होता था। cos theta is based upon hypotenuse, so rx is equals to r cos theta। रीजनिंग दी है मैंने तेरे को। इधर तो हमने न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया है। ब्लैंक हो रहा है तो एकदम से भूल गया। सर ये देखो ना सर, नीचे वाला जो है वो cos थीटा होगा। हाँ तो वही तो cos है, बिल्कुल सही, ये cos ही तो है। तो सर फिर p कहां से आएगा, इस p को यहाँ शिफ्ट किया, तो सर वो ऊपर चला गया। कौन ऊपर चला गया, p। ये p यूं का यूं यहाँ गया। हाँ ठीक है, अब सर थीटा, अब ये एंगल अगर थीटा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो क्या ये एंगल भी थीटा ही होगा। p cos थीटा, ये हटा देते हैं, ये एडिटिंग का साइन है हमारा, हटा दिया उस p cos थीटा। हाँ भाई p cos थीटा, तो ये देखो इधर देखो, इधर देखो, ये p sin थीटा, ये p cos थीटा, तो ये p, और p sin थीटा को अगर मैं यहां पे इतना शिफ्ट कर दूं तो ये p sin थीटा कोई अलग थोड़ी हो जाएगा, वही लिखा हुआ है। शाबाश, ठीक है। अब ध्यान दियो जरा, ओ ए बी, ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पैरेललोग्राम तो बहाना था, क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना था, ये बात याद रहेगी। पैरेललोग्राम से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, सॉल्व होता है राइट एंगल ट्रायंगल से, उसको बनाना पड़ेगा वैसे आपको, लेकिन स्टार्टिंग पैरेललोग्राम से होगी, ये याद रखना। पैरेललोग्राम बहाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। अजीब है, निमोनिक्स है, पर याद रखना आसान हो जाता है काम। देखो अब पूरा क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल पे जाएगा। ओ ए बी, ओ ए बी, हाँ भाई इधर ध्यान देंगे, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। एक बार जरा वहां देख तो बेटा, यहां तक आ रहा है पूरा फ्रेम मेरा हाथ, ठीक है गुड। ए बी स्क्वायर, बेटा ओ बी क्या है, ओ बी क्या है क्यू स्क्वायर प्लस, मैं कह दूं क्यू प्लस पी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ओ बी। और ए बी क्या है, पी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ओ ए क्या है, रिजल्टेंट का स्क्वायर। ठीक है, ये नेट रिजल्टेंट की लेंथ है, मालूम है ना क्या, ये क्या है, ये वाला एरो, ये रिजल्टेंट है इन दोनों का, ये नेट इफेक्ट। इसको खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, तो मैं क्या कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में पी स्क्वायर कॉमन ले लूं और वो अंदर बन जाएंगे 1। कैसे बनाए 1,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी। सर ये थीटा प्लस पी cos थीटा कहाँ से आया? नींद में है ना, इसको होल स्क्वायर खोला है मैंने, इसका होल स्क्वायर खुला है यहां तक, ए प्लस बी होल स्क्वायर। सर लेकिन वहाँ तो ओ बी क्या बता रहा है, क्यू तक की लेंथ प्लस पी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया पी स्क्वायर प्लस, अब कौन कौन खत्म हो गए, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, लिख दिया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट का स्क्वायर, सो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। दिस इज व्हाट फाइनल आंसर। ऊपर का रब कर दूं, हो गया इतना। हाँ सर पी स्क्वायर साइन थीटा से पी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कैसे कट गया? ये साइड में देखना, कॉमन निकाला है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेक्स 1। ठीक है, इस फॉर्म को मैं ऊपर लेके आ रहा हूं। अरे ये तो हटा दिया, बट फिर भी यहाँ लिखा हुआ है। अभी और सुनो और सुनो और सुनो, होल्ड करो। यही राइट एंगल ट्रायंगल था हमारा ओ ए बी। यहां से मैं बता दूं tan अल्फा क्या हो जाएगा भाई, इस राइट एंगल ट्रायंगल से tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर P upon B बेस। परपेंडिकुलर कितना है, sin p साइन थीटा अपॉन बेस कितना है, P cos थीटा प्लस थीटा। q प्लस p cos थीटा। क्या ये q वो है जो जहां से एंगल मेजर किया गया है, बेस एंगल या बेस लाइन। क्या मिल गया, रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिल गई, रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिल गई, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया, दोनों मिल गए, दोनों के दोनों मिल गए। पूरा बोर्ड हटा के मैं सिर्फ अब इनको लिख रहा हूं, इनको छोड़ के पूरा बोर्ड हटा दे रहा हूं मैं। आगे समझो, ध्यान से देखो, फिगर तो आपके पास है ही है। अगर थीटा, इसी फॉर्मूले से, इससे मैं एक बात कर रहा हूं, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाता तो क्या P और Q एक ही लाइन पे आ जाते, फिगर देखो, क्या P और Q एक ही लाइन पे आ जाते अगर थीटा 0 हो जाता तो। मेन फिगर देखो, ये Q और ये P, और फॉर्मूला क्या हो जाता तब, इसमें थीटा 0 हो जाता तो ये cos 0 1 हो जाता, अंदर क्या बचता, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq विच इज p प्लस क्यू होल स्क्वायर, विच इज होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म, p प्लस क्यू ओनली। तो कब ऐड होते हैं सिंपली, जब थीटा 0 डिग्री रहे। दो वेक्टर सिंपली सिर्फ तब ऐड होते हैं जब थीटा 0 डिग्री रहेगा। थीटा 90, थीटा 90 cos 90 0 होल मेक्स 0, ध्यान दे वरना फिर पूछो, cos 90 0 दो होल मेक्स 0, बचा क्या, सिर्फ इतना। तो रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ओनली। थीटा 180, थीटा 180। अच्छा डायग्राम कैसा बनेगा इसमें, इसमें डायग्राम कैसा बनेगा, क्यू ऐसा रहेगा और पी ऐसा रहेगा, इसमें ऐसा बनेगा, इसमें कैसे बनेगा, क्यू ऐसा और पी ऐसा, एंगल 180 cos 180 -1, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq विच इज अंडर द रूट p माइनस क्यू होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू p माइनस क्यू ओनली। कब, जब थीटा 180। तीन केस बताए, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है।
फास्ट हो गया क्या? समझ आ रहा है? सर बस थीटा की वैल्यू पुट करनी है। बस और कुछ नहीं करना। छोटी सी बात और मेरी यहां ऐड करना कि जब भी P इज इक्वल टू क्यू होगा, जब भी P इज इक्वल्स टू क्यू होगा, थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू अल्फा होगा। ये प्रूफ करके लाना जी, होमवर्क है। जब भी P इज इक्वल्स टू क्यू होगा, थीटा बाय 2 अल्फा होगा। ये क्वेश्चन है प्रूफ करने के लिए। अब इसका मतलब क्या मैं बता दूं, इतना हो गया। आगे सुनो, इसका मतलब क्या है। अगर दो वेक्टर अमाउंट में बराबर है, वहां पे रखते हैं टेन अल्फा पी, थीटा कितना है अभी 90, साइन 90 पी अपॉन क्यू प्लस कॉस 90 0, और क्यू क्या है, पी ही तो है, पी से पी कैंसल, टेन अल्फा 1, अल्फा 45 डिग्री। क्या बोला था, 90 है तो 45 पे जा रहा है, कौन, रिजल्टेंट। और यहां पे क्या बोला मैंने, अगर P बराबर है Q के तो अल्फा थीटा बाय 2 होगा। हमेशा कभी भी दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके बाइसेक्टर से होके पास होता है। ठीक है, सर अगर हमने थीटा की कोई ऐसी कोई भी वैल्यू लो, यही तो प्रूफ करने को बोल रहा हूं मैं, जनरलाइज। ये होमवर्क है, वो नहीं पूछ सकते अभी तो। नहीं पूछ नहीं रहा हूं, पर अगर हमने कोई ऐसी वैल्यू ले ली जिसके में हाँ, सपोज 30 आया तो 15 पे टूट जाएगा, तो तुम्हें नहीं पता तो वहां छोड़ दो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नाम की चीज होती है ऑब्वियसली, है ना। तो आप लिख दो x इज इक्वल्स टू, या अल्फा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/3। आंसर यहां पे छोड़ सकते हो आप आंसर। जैसे टेन अल्फा आया 1/3, मान के चलते हैं, तुमने बोला कि आ जाएगा 1/3, तो अल्फा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/3, क्योंकि यू डोंट नो द हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस 1/3। ठीक है ना। या 15 डिग्री कहीं से आ रहा है, आपको थोड़ी पता कैसे कैलकुलेट करोगे। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में आएगी बेटा, शायद 12th में, अभी नहीं है। लेकिन ये बात समझ आई तुझे, पूरी क्लियर है, पैरेललोग्राम क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बारी है न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल ऑन पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है।